हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी? इस समय लगातार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पॉलिटी के जो कठिन टर्म हैं, जो कठिन कॉन्सेप्ट हैं, उसके थोड़े थोड़े क्लिप के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा करते रहें और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम समझाते रहें। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 में कॉन्सेप्ट आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया के बीच अंतर। क्योंकि अनुच्छेद 21 की जो भाषा है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जब तक विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तब तक अनुच्छेद 21 के मर्म को समझ पाना आपके लिए मुश्किल होता है। हम रट तो सकते हैं कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें जीवन के अधिकार है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि अनुच्छेद 21 भाग 3 के सभी मौलिक अधिकारों से क्यों विशिष्ट है। अनुच्छेद 21 का मर्म क्या है, अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, जीवन के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है या नहीं। इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया के मध्य अंतर क्या है। आइए इसको हम समझाते हैं आपको। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या जो दूसरा शब्द है थोड़ा कठिन शब्द है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया, विधि प्रक्रिया इसी को कहा जाता है सम्यक विधि प्रक्रिया। सम्यक विधि प्रक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन दोनों का, और इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आइए समझाते हैं विस्तार पूर्वक अच्छे से आपको कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि सम्यक प्रक्रिया क्या है, या सम्यक विधि प्रक्रिया क्या है, जिसको हम यथोचित विधि प्रक्रिया भी कहते हैं। ये विचार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये विचार, ये परंपरा ब्रिटेन की है और ये परंपरा अमेरिका की है। आइए दोनों परंपरा को समझाते हैं। अमेरिका में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है कि अमेरिका में व्यवस्था यह थी, ब्रिटेन में व्यवस्था यह थी कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जिसका मतलब यह हुआ, मतलब समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। जिसका मतलब यदि हुआ, यदि ब्रिटेन की संसद, यदि ब्रिटेन की संसद कानून बनाकर जीवन के अधिकार को सीमित करती है, जीवन के अधिकार को
सीमित करती है तो ब्रिटिश न्यायपालिका के पास यह शक्ति नहीं होगी कि वह संसद के कानूनों का या संसद के कानूनों के औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण करें। मैं फिर से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैं लास्ट तक एकदम शीशे की तरह साफ करने की कोशिश करूंगा पूरे मुद्दे को, पूरे कॉन्सेप्ट को। शुरू में थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन ये प्रॉमिस है मैं लास्ट तक एकदम क्लियर कर दूंगा। और मैं आपसे पूछूंगा, जब तक आप प्रत्येक विद्यार्थी ये नहीं बोलेगा कि हम एकदम स्पष्ट हो गए, कोई डाउट नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़े। टेंशन मत लीजिएगा। आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन हम हैं, परेशान मत होइएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन के भीतर यदि ब्रिटेन के किसी नागरिक के जीवन के अधिकार को संसद ने कानून बनाकर कम कर दिया या सीमित कर दिया, तो ब्रिटिश न्यायपालिका के पास यह शक्ति नहीं होगी कि उस कानून के औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण करे कि वह कानून वास्तव में सही है या नहीं। क्या उस कानून के माध्यम से मनमाने तरीके से जीवन के अधिकार को कम तो नहीं किया गया? नहीं, यह निर्धारण न्यायपालिका कर ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है। जबकि अगर कार्यपालिका या प्रशासन या सरकार कोई आदेश जारी करके जीवन के अधिकार को कम करती है, जीवन के अधिकार को कम करती है, जीवन के अधिकार को कम करती है, तो ब्रिटिश न्यायपालिका उसके औचित्य का निर्धारण कर सकती है, उससे सुरक्षा दे सकती है कि किसी प्रशासन के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा या फिर कार्यपालिका के द्वारा अगर जीवन के अधिकार को कम करने के लिए प्रयास किया गया तो न्यायालय उसका परीक्षण करेगी, और गलत तरीके से अगर सीमित किया गया होगा, न्यायपालिका ऐसे किसी भी आदेश को रद्द कर देगी। लेकिन अगर ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर हमारे जीवन के अधिकार को सीमित कर दिया या ब्रिटिश नागरिक के जीवन के अधिकार को सीमित कर दिया, तो न्यायालय को औचित्य और अनौचित्य के निर्धारण करने का अधिकार नहीं होगा। यही शुरू में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। तो लोगों ने कहा, ये तो गलत बात है यार, ये तो संसद मनमानी हो जाएगी, संसद तानाशाह हो जाएगी, संसद जीवन के अधिकार को कम करके सीमित कर देगी, व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कहा नहीं भाई, हम इस व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे। इसलिए जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, जब संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जब संविधान का ड्राफ्ट बनाया गया था, जिसे किसने बनाया था? जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, बल्कि BN राव ने बनाया था। संविधान का जो मसौदा है, जो संविधान का प्रारूप है, वह प्रारूप किसने बनाया था? वह प्रारूप जो है वह डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव ने बनाया था। अगर बेनेगल नरसिंह राव ने जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था, वहां पर यह व्यवस्था नहीं लिखी गई थी, वहां पर इस व्यवस्था को अपनाया गया था, यथोचित विधि प्रक्रिया को अपनाया गया था। और यह प्रक्रिया क्या कहती है? यह प्रक्रिया यह कहती है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को, यदि किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संसद कानून बनाकर सीमित करती है, तो न्यायपालिका उस कानून के औचित्य का,
उस कानून के औचित्य का निर्धारण कर सकती है कि क्या सही तरीके से संसद ने जीवन के अधिकार को सीमित किया है या गलत तरीके से। अगर राज्य की सुरक्षा के लिए किया है तो कोई बात नहीं, राज्य की सुरक्षा के लिए किया है कोई बात नहीं, देश की संप्रभुता के लिए किया है कोई बात नहीं, देश की एकता और अखंडता के लिए किया है कोई बात नहीं, कानून व्यवस्था के लिए किया है कोई बात नहीं, लेकिन किसी अन्य कारणों की वजह से अगर अनावश्यक रूप से जीवन के अधिकार को सीमित किया रहेगा तो न्यायपालिका के पास यह शक्ति होगी, वह ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर देगी। वह किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर देगी। इस व्यवस्था को बोलते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया या सम्यक विधि प्रक्रिया, इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और शुरुआती चरण में बीएन राव को लगा यह व्यवस्था ज्यादा ठीक है। क्यों लगा पता है? इसलिए लगा क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में यह लिखा भी जा चुका था कि संसद, ध्यान से समझिएगा, आपको कनेक्ट कर रहा हूं पिछले आर्टिकल से, कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है, वह कानून हमारे मूल अधिकारों को कम करता है, तो न्यायपालिका के पास यह पावर है कि न्यायपालिका ऐसे किसी कानून को रद्द कर सकती है। मैंने पढ़ाया है आपको 13 क्लास 2 में। यह व्यवस्था पहले से लिखी उठी थी, इसलिए बीएन राव ने भी यह माना यह ज्यादा उचित होगा कि भारत में इस व्यवस्था को अपनाया जाए। प्रारूप में यही लिखा गया, जो पहले मसौदा तैयार किया गया था, ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, वहां पर यथोचित विधि प्रक्रिया ही लिखी गई थी। लेकिन जब फाइनली भारतीय संविधान लिखा जाने लगा, जब अनुच्छेद 21 को संविधान में अंकित किया जाने लगा, तब यह विवाद खड़ा हुआ कि भैया अनुच्छेद 21 के संबंध में कौन सी व्यवस्था को अपनाए। कहा अरे बीएन राव साहब ने लिखा तो है। कहा क्या लिखा है मसौदे में? कहा उन्होंने कहा है कि विधि सम्यक प्रक्रिया को अपना ले, यथोचित विधि प्रक्रिया को अपना ले। कहा उसके अंदर समझते हैं क्या होता है? कहा वही तो होता है कि अगर जीवन के अधिकार को संसद कानून बनाने के लिए सीमित करती है तो न्यायपालिका ऐसे किसी कानून का परीक्षण कर सकती है, वह कानून ठीक है या नहीं, गलत कानून को रद्द कर सकती है। कहा ठीक तो है। कहा ना ना ना, दो व्यवस्थाएं, चेक करो कौन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। कहा एक व्यवस्था है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहा यह कहाँ अपनाई जाती है? कहा ब्रिटेन में। कहा एक व्यवस्था है यथोचित विधि प्रक्रिया। कहा यह कहाँ अपनाई जाती? कहा अमेरिका में। कहा यही तो लिखा गया है। कहा लेकिन ये ठीक है कि नहीं ठीक है? कहा ठीक ही है। कहा आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि जीवन के अधिकार बड़ा डायनेमिक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, और इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का दायरा और मर्यादा अगर निश्चित नहीं किया गया तो कई बार मनमाने तरीके से अपने जीवन के अधिकार को प्राप्त करना चाहेगा और संसद उसको कानून बनाकर सीमित नहीं कर पाएगी, और इससे व्यक्ति निरंकुश बन पाएगा, इससे व्यक्ति निरंकुश बन जाएगा और व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा, जिससे भविष्य में शासन प्रणाली में अराजकता आ जाएगी। मनमाने तरीके से जीवन का अधिकार देना ठीक नहीं होगा, अत्यंतिक रूप से जीवन का अधिकार देना ठीक नहीं होगा। इस पर प्रतिबंध जरूरी है, इस पर प्रतिबंध जरूरी है। अगर संसद को लगता हो कि ऐसा कोई जीवन का अधिकार किसी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है जो देश हित के लिए ठीक नहीं है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, जो देश की संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है, जो कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, तो संसद के पास कम से कम इतनी पावर होनी चाहिए कि वह कानून बनाकर जीवन के अधिकार को कम कर सके। और ऐसा करने पर न्यायालय को अगर यह शक्ति आप दोगे कि वह इसका परीक्षण करे, तो न्यायालय किसी भी कानून को रौंद देगी, और जिससे शासन प्रणाली में अराजकता आ जाएगी और जीवन का अधिकार नागरिकों को असीमित रूप से प्राप्त हो जाएगा, और संसद की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी, जो भारत जैसे संसदीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगी। इसलिए विधि सम्यक प्रक्रिया भारत में बहुत सफल नहीं हो पाएगी। कहा तब काढ़ाओ। कहा बीएन राव ने लिखा है। अरे कहा बीएन राव जब लिख रहे थे भैया, तो इतनी सारी बारीकियों पर उस सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख पाए थे। अब हम लोग देख रहे हैं, इतना विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत की परिस्थिति को देखो, बहुत मौलिक मत बनो। अमेरिका को ही देखकर सब मत अपना लो कि टाई बेल्ट लगाए हैं, हम भी टाई बेल्ट पहन लें। तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है टाई बेल्ट की नहीं, ये भी चेक कर लो। न सूट करे मत पहनो भैया, धोती कुर्ता में काम चला लो, ज्यादा अच्छा है।
इसलिए कहा गया कि यथोचित विधिक प्रक्रिया को हटाओ। अनुच्छेद 21 में लिखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तब लिखा गया अनुच्छेद 21 का लिखो, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता, अन्यथा नहीं। का अन्यथा का मतलब क्या हुआ? का अदरवाइज। का अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? अदरवाइज का मतलब यह हुआ कार्यपालिका किसी आदेश के माध्यम से जीवन के अधिकार को नहीं कम कर पाएगी, नहीं तो न्यायालय रद्द कर देगा ऐसा आदेश। सरकार किसी निर्देश के माध्यम से ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर संसद को लगता है कि कोई जीवन के अधिकार का मनमाना प्रयोग कर रहा है जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो संसद कानून बनाकर हमारे जीवन के अधिकार को कम कर सकती है और न्यायालय उसका परीक्षण नहीं करेगी। का अनुच्छेद 13 क्लास 2 में तो लिखा गया है कि न्यायालय सबका परीक्षण करेगी। न्यायालय किसी भी कानून की जांच कर सकती है इस आधार पर कि वो मौलिक अधिकारों के विपरीत तो नहीं है। अरे कहा दुनिया में अपवाद नाम की भी तो कोई चीज होती है? कहा हाँ होती है। कहा नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है का अपवाद? कहा अपवाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहा लिखो फिर, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 13 क्लास 2, या अनुच्छेद 13 क्लास 2 का अपवाद माना जाएगा। कहा इसका मतलब एक बात और हमको समझ में आ रही है यहां पर। कहा कौन सी बात? कहा इसका मतलब है कि अनुच्छेद 13 क्लास 2 से अनुच्छेद 13 क्लास 2 से हमने निष्कर्ष ये निकाला था कि भाग 3 के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं, इन सभी अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए आपका। न्यायपालिका करेगा। हां बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका किससे सुरक्षा करेगा? कार्यपालिका से करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपने कहा था विधायिका से भी करेगा। बिल्कुल ठीक है। विधायिका का मतलब संसद एवं राज्य विधान मंडल से करेगा। यही तो 13 क्लास 2 में लिखा गया है। कहा हाँ यही लिखा गया है। अनुच्छेद 13 क्लास 2 में यही तो लिखा गया है। कहा हाँ बिल्कुल यही लिखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 13 क्लास 2 भाग 3 में लिखे गए सभी अधिकारों को सुरक्षा देता है। किसको यह शक्ति देता है? न्यायपालिका को। किससे देता है? कार्यपालिका के आदेशों से भी, संसद के कानूनों से भी। का इसका एक अपवाद लिखो। का अपवाद क्या है? कि न्यायपालिका भाग 3 के अंतर्गत लिखे गए सभी अधिकारों की सुरक्षा देगी, संसद के कानूनों से भी, मौलिक अधिकारों से भी। लेकिन इसका एकमात्र अपवाद होगा अनुच्छेद 21। यानी अनुच्छेद 21 की सुरक्षा न्यायपालिका नहीं देगी, किसी से भी नहीं देगी, कार्यपालिका के आदेश से देगी, लेकिन विधायिका के कानून से नहीं देगी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण भाग 3 में लिखे गए सभी अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका देती है, कार्यपालिका के आदेशों से भी देती है, विधायिका के कानूनों से भी देती है। इसका केवल एकमात्र अपवाद अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 की सुरक्षा न्यायपालिका नहीं दे पाएगा, किसी से भी नहीं दे पाएगा। कार्यपालिका के आदेश से देगा तो किससे नहीं दे पाएगा? विधायिका के कानून से नहीं देगा, विधायिका के कानून से नहीं देगा। इसका मतलब है कि हमारे अनुच्छेद 21 के विरुद्ध संसद कानून बना सकती है, लेकिन हमारे अनुच्छेद 21 के विरुद्ध अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता। अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता। अध्यादेश जारी किया जाएगा तो कार्यपालिका का कानून है, वो कार्यपालिका का आदेश है। अगर वो अध्यादेश हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी तो अध्यादेश भी एक विधि है। न्यायपालिका ऐसे अध्यादेश को रद्द कर सकती है, लेकिन संसद के कानून को नहीं, क्योंकि न्यायपालिका को अनुच्छेद 21 की सुरक्षा देने की शक्ति केवल कार्यपालिका के आदेशों से होगी, विधायिका के कानूनों से नहीं होगी। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अगर आयोग सवाल पूछ ले, एक स्टेटमेंट दे दे कि न्यायपालिका भाग 3 के समस्त अधिकारों को विधायिका के कानूनों से सुरक्षा देती है, तो स्टेटमेंट गलत है। समस्त कानूनों को नहीं देती। अनुच्छेद 21 इसका अपवाद है। अनुच्छेद 21 इसका अपवाद है, क्योंकि अनुच्छेद 21 की भाषा क्या लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से
वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जिसका मतलब क्या हुआ कि यदि संसद द्वारा कानून बनाकर जीवन के अधिकार से सीमित कर देती है तो न्यायालय उसके औचित्य का निर्धारण नहीं कर सकती है। लेकिन कार्यपालिका अगर ऐसा करने का प्रयास करेगी तो न्यायालय जरूर संरक्षण देगा। इसीलिए कहा गया कि अनुच्छेद 21 की सुरक्षा कार्यपालिका के आदेशों से है, लेकिन संसद के कानूनों से नहीं है। किया क्यों गया ऐसा? सिर्फ इसलिए ताकि व्यक्ति निरंकुश न होने पाए, जीवन का अधिकार असीमित रूप से प्राप्त न होने पाए, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कमजोर न होने पाए, संसद की शक्ति आवश्यकता से अधिक कमजोर न हो पाए। वैसे भी हमने पूरे मौलिक अधिकारों में संसद को कमजोर बना के रखा है, आपके अधिकारों को बढ़ा के रखा है। लेकिन जीवन के अधिकार की व्याख्या बहुत बड़ी है, और जीवन के अधिकार को अगर नागरिक मनमाने तरीके से प्राप्त करेंगे तो कुछ भी मांगने लगेंगे, और कुछ भी मांगने से हमारे शासन प्रणाली में अराजकता आ जा सकती है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि विधि सम्यक प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को रखना ज्यादा पसंद होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। इससे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित प्रक्रिया के बीच अंतर क्या है, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों से सुरक्षा भाग 3 के सभी अधिकारों को दी गई है, सभी अनुच्छेदों को दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 21 की सुरक्षा कार्यपालिका के आदेशों से तो है, लेकिन विधायिका के कानूनों से नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। आज है 11 फरवरी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की बैच के लिए आज अर्ली बर्ड ऑफर का है आखिरी दिन, क्योंकि ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है कब से? ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से, जिसके लिए 11 फरवरी रात 12 बजे तक आपको अर्ली बर्ड ऑफर में ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का जो बैच है, ये ऑफर में अभी महज स्टैंडर्ड कोर्स जो है वो आपको 3000 रुपये का मिल रहा है, जबकि प्राइम कोर्स आपको 4500 रुपये का मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर केवल 12 बजे तक है। तो यदि आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी उत्कर्ष के सभी शिक्षकों के साथ मिलकर करना चाहते हैं और 2025 के प्रीलिम्स को आप क्रैक करना चाहते हैं तो उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ऑफर का आज आखिरी दिन है। कल के बाद ये फीस 5000 हो जाएगी और ये 6500 हो जाएगी, और ऑफलाइन में ये फीस 25000 है, और यहाँ पर 5000 डिस्काउंट के बाद यहाँ 20000 में आपका एडमिशन ऑफलाइन हो रहा है। यही सेम कोर्स आप ऑनलाइन में महज 3000 में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कमेंट करके आप विद्यार्थी जरूर बताइएगा क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया के मध्य अंतर अच्छे से समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू वेरी मच।